जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड एग्ज़ाम को लेकर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। जो अब एग्ज़ाम है जो कि टल चुका है, 14 जुलाई को संभावित हो चुका है, 14 जुलाई को निर्धारित कर दिया गया है। कल ही ये खबर आई थी। उसी संबंधित हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है उत्तराखंड विशेष को लेकर। उत्तराखंड विशेष में आज उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों को देखेंगे। लोक नृत्यों को देखने से पहले लोक नृत्य क्या होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि क्या लोक नृत्य को आप जानते हैं कि जैसे कि यूनेस्को की अमूर्त सूची में भी शामिल किया गया है नृत्यों को। उसी तरीके से लोक नृत्य की परिभाषा को जानेंगे कि लोक नृत्य आमतौर पर एक प्रकार का नृत्य है। कि लोक नृत्य आमतौर पर एक स्थायी भाषा में कहते हैं कि आमतौर पर एक मनोरंजक अतीत या वर्तमान संस्कृति की अभिव्यक्ति है। लोक नृत्य आमतौर पर एक प्रकार का नृत्य है जो स्थानीय भाषा में होता है, आमतौर पर मनोरंजन अतीत या वर्तमान संस्कृति की अभिव्यक्ति है। उसी तरीके से कहते हैं कि जो लोकल स्तर पर, जैसे हमारे स्थानीय स्थान पर, हमारी स्थानीय जगह पर, हमारे ज़िले में, हमारे कस्बे में होने वाले नृत्यों को एक स्थानीय भाषा में लोक नृत्य कहते हैं। उसी तरीके से कहते हैं कि आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं। उदय शंकर को आधुनिक लोक नृत्य का जनक माना जाता है, क्योंकि उदय शंकर जी ने नृत्य का एक नया रूप पेश किया जिसमें भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य को पश्चिमी बेले के साथ मिश्रित किया। मतलब उदय शंकर जी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पश्चिमी बेले के साथ मिश्रित करने के कारण ही उन्हें आधुनिक नृत्य के जनक माना जाता है। आधुनिक नृत्य का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पश्चिमी बेला के साथ मिश्रित किया है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं प्रमुख नृत्यों के बारे में। ये सभी नृत्य है संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। सारे नृत्य यही हैं और यहीं से सवाल बनेंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ये सारा डाटा आपका एक सफिशिएंट है एक वीडियो में। आप ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। आगे हम चर्चा करते हैं प्रमुख नृत्यों की। पहला नृत्य है प्रमुख प्रणय लोक नृत्य। उत्तराखंड का जो प्रमुख प्रणय लोक नृत्य है वो कौन कौन से, उसमें कौन कौन से शामिल है? उसमें झुमेलो, चंचारी, छोपती, छोड़ा, बोफला आदि नृत्यों को प्रमुख प्रणय लोक नृत्य में शामिल किया गया। आपको एक बात याद रखनी है कि ये कौन से नृत्य हैं? प्रमुख प्रणय लोक नृत्य हैं। आपको प्रमुख प्रणय लोक नृत्यों के बारे में सोचना होगा कि कौन से नृत्य के बारे में पूछा गया है। उसी तरीके से आगे देखते हैं कि प्रमुख रणभूत नृत्य कौन कौन से हैं। रणभूत नृत्य का मतलब क्या है? प्रमुख रणभूत नृत्य जो कि काफू चौहान, मधो सिंह भंडारी व कालू भंडारी द्वारा और केतुरा, रणरोत, भानु भपीला, सूरज कोल या गढ़ सुमरयाल आदि द्वारा किया जाता है। ये सभी नृत्यकों के नाम है जो कि प्रमुख रणभूत नृत्य किए जाते हैं। उसी तरीके से कहते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मैके जाना। जो नवविवाहित लड़कियां हैं उनका ससुराल से पहली बार मैके जाने और बसंत पंचमी से बिखोत तक जाने वाला नृत्य थाड़िया नृत्य कहलाता है। आपको ये लाइन समझनी होगी कि ये लाइन, इसी लाइन के द्वारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि ससुराल से जाने वाला, ससुराल से जो नवविवाहित जोड़ा है, नवविवाहित बहू है उत्तराखंड की, वो ससुराल से अगर यदि अपने मैके जाती है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? तब किया जाता है थाड़िया नृत्य। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? मतलब तलवारों के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? हम याद कर सकते हैं कि तलवार के साथ, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? सरो नृत्य। आपको ध्यान रखना है कि सरो नृत्य कौन सा है जो युद्ध के द्वारा किया था, युद्ध में एक तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हुए दर्शाया जाता है, वह है सरो नृत्य। सरो नृत्य को आगे हम समझते हैं किस प्रकार से हम देखेंगे आगे नृत्य को। सरो नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य पौड़ा नृत्य है। सरो नृत्य उन्हीं की भांति है जो लोग भोटिया लोग जो हैं वो पौड़ा नृत्य करते हैं, उसी तरीके से सोरा नृत्य भी किया जाता है। किसके द्वारा? कि जो गढ़वाल क्षेत्र के तलवार के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है ना, उस सोरा नृत्य के द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि सोरा नृत्य
जैसे कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है वह छोलिया। सरो नृत्य जैसे कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है छोलिया। उसी तरीके से उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव व रांसो नृत्य किया जाता है? किस क्षेत्र में, मतलब किस पर्व पर किया जाता है? वो माघ मेले में आपका नृत्य किया जाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि क्या किस क्षेत्र का पांडव नृत्य, किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्धि है? किस क्षेत्र का, उत्तराखंड के किस क्षेत्र का जो नृत्य है, पांडव नृत्य है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है? वह केदार घाटी क्षेत्र का जो नृत्य है वो पांडव नृत्य है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि चाली और भोर से अंत होने वाला मांडा नृत्य को कहा जाता है केदार नृत्य। आपको ये लाइन ध्यान देने योग्य है क्योंकि इससे कोई भी एक तरीके से समझ नहीं पा रहा है क्या है कि चाली और भोर से अंत होने वाला मांडव नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। मांडव नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि कितने और नृत्यों को हम जान सकते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं नृत्यों के बारे में, क्योंकि नृत्यों से बनने वाले सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हर एग्ज़ाम में। जो कि उत्तराखंड का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन की तरीके से आता है और उत्तराखंड स्पेशल भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। उसमें कम से कम आपके 45 से 40% जो प्रश्न बनते हैं वो उत्तराखंड विशेष से ही बनते हैं। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, विवाह आदि में किया जाता है वह कौन सा नृत्य है? वो है बूढ़ियात नृत्य। यानी जौनसारी समाज में जिसका जन्म होता है, किसी का जन्म होता है, किसी भी नवजात शिशु का जन्म होता है या विवाह होता है, तब जो नृत्य होता है वह बूढ़ियात नृत्य कहलाता है। इसी तरीके से हमें समझना होगा कि सबकी अपनी अपनी परंपरा होती हैं कि कौन किस अवसर पर किस तरीके को व्यक्त करेगा, किस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। वहीं आगे देखते हैं कि गोरखा राइफल के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खुखरी नृत्य। जो गोरखा राइफल के जवानों द्वारा, आप समझ सकते हैं कि खुखरी हथियार के साथ क्या कौन सा नृत्य किया जाता है? खुखरी नृत्य किया जाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। वहीं जौनसारी जनजातियों में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हरुल नृत्य। जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड की। आपको यहाँ पर प्रश्न भी बन सकता है, आप ध्यान दे सकते हैं कि जौनसारी जनजाति कहाँ की है? जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की है। मैं उत्तराखंड में ही एक रमतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हरुल नृत्य कहलाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लंगवीर नृत्य। यानी उत्तराखंड में पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। लंगवीर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। आप याद रखेंगे कि लंगवीर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। कहाँ किया जाता है? खंबे के शिखर पर चढ़कर नृत्य किया जाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि आगे किस तरीके से नृत्यों से प्रश्न बन सकते हैं। आगे समझते हुए हम ध्यान देते हैं कि चोफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चोफलो और पुरुषों को चोफला कहा जाता है। ये नृत्य कौन सा है? ये नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड में। गढ़वाल क्षेत्र में एक ऐसा नृत्य है, वो है चोफला, एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। चोफला नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चोफलो और पुरुषों को चोफला कहा जाता है। तो किस क्षेत्र में होता है? गढ़वाल क्षेत्र में वह नृत्य किया जाता है। उसी तरीके से हम समझते हैं कि मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु, आप ध्यान देंगे कि मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु, सुख समृद्धि क्या? यानी आपकी सुख, आपके घर में संतुष्टि, आपके वातावरण में संतुष्टि और समृद्धि, यानी आपका विकास हो, उसकी कामना के लिए उत्तराखंड में जो नृत्य किया जाता है वो पौराणिक नृत्य वगड्याल होता है। आपको ध्यान देना है, शब्दों का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर आपको नृत्य पर ध्यान देना है। ये कौन सा वगड्याल नृत्य है? आगे हम चर्चा करते हैं उसी तरीके से गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य जो कि नव विवाहित स्त्रियों द्वारा
मैके की स्मृति में किया जाता है। मतलब गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित जो स्त्रियां हैं, जो भी बालिका हैं, वो मैके की याद में, उनको मैके की याद आती है अपने ससुराल में, तो उस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है झुमेलो। आपको ध्यान देने योग्य है कितने अवसर होते हैं कि हमें अपने भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ये सभी हमें हमारी एकता को दर्शाते हैं, हमारी भारत की विविधता को दर्शाते हैं कि हर कोई अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त करता है। आप समझिए कितना सुंदर एक ये सेंटेंस दे रखा है कि नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मैके की स्मृति में, यानी अपने मैके यानी अपने पीहर की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य जो होता है झुमेलो नृत्य होता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में ही चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में ही जब चांदनी रात होती है, जब चांद पूरी तरीके से रोशनी अपनी बिखेरता है, और उसमें जो उस वेला में जो नृत्य किया जाता है वो है चंचारी नृत्य। वे कौन सा नृत्य है? वह चंचारी नृत्य। आपको समझना होगा। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए और कुछ नृत्यों को ध्यान देते हैं कि कुमायूं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वो झोड़ा नृत्य है। यानी बसंत आगमन जो कि हमारे यहाँ होता है कि फरवरी या मार्च के महीने में बसंत पंचमी आती है, वहाँ बसंत का आगमन बोल देते हैं कि हाँ बसंत पंचमी स्टार्ट हो गई, बसंत का आगमन हो गया। उसी तरीके से वहाँ उत्तराखंड में भी इसी उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ महोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ नृत्य के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो उस नृत्य को क्या कहते हैं? झोड़ा नृत्य। आगे देखते हैं हम कि गढ़वाल क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य धूधती नृत्य कहलाता है। बालक और बालिका कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र में। बालक और बालिका गढ़वाल क्षेत्र में मनोरंजन के लिए, एक मनोरंजक स्थिति के लिए, अपने मनोरंजन के लिए जो नृत्य करते हैं वे धूधती नृत्य कहलाता है। आपको ध्यान देना है कि धूधती नृत्य कहलाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि कौन सा नृत्य हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भेला भेला नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। अब भेला भेला नृत्य आपका यहाँ पे एक दो प्रश्न बन रहे हैं कि भेला भेला जो नृत्य है वो कहाँ का है? भेला भेला जो नृत्य है वो गढ़वाल क्षेत्र का है, और किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। हर कोई अपना अपने त्योहारों को अपनी अपनी भावनाओं के द्वारा अपने अपने अनुसार व्यक्त करता है। ये सभी हमारी एक बहुत ज़्यादा सुखदायी स्मृतियाँ होती हैं कि हम अपने त्योहारों को अपनी भावनाओं में कैसे व्यक्त करें। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं आगे कौन से त्यौहार इम्पॉर्टेंट या लोक नृत्य इम्पॉर्टेंट रहेंगे त्योहारों के ज़रिए उत्तराखंड की भूमिका में। उसी तरीके से नागरजा यानी नागराज नरसिंह पांडव नृत्य आधारित होता है सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर। ये नृत्य के नाम है कि नागराज, नरसिंह या पांडव नृत्य। ये तीन नृत्य हैं, ये किस पर आधारित होते हैं? ये सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर आधारित होते हैं कि पुराने ज़माने में कोई पौराणिक या परंपरावादी जो पुरुष रहे होंगे उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये नृत्य किए जाते हैं। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि कुमायूं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य। कुमायूं क्षेत्र में मेले जो लगते हैं, मेले आजकल हर जगह मेलों का मौसम है, मेले ज़्यादातर लगते ही लगते हैं कि वहाँ पर जो नृत्य किया जाता है वो भगनोल नृत्य कहा जाता है। भगनोल नृत्य उसको कहा जाता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि कुमायूं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बेर नृत्य। कुमायूं क्षेत्र में गायन प्रतियोगिता होती है एक, वहाँ पर दिन रात किया जाने वाला नृत्य 24 घंटे वो नृत्य किया जाता है क्योंकि गायन प्रतियोगिता होती है, तो कौन सा होता है? बेर नृत्य कहलाता है। आपको ध्यान देना होगा कि बेर नृत्य क्या होता है? बेर नृत्य दिन रात किया जाता है। कब? एक कुमायूं क्षेत्र में गायन प्रतियोगिता होती है उस अवसर पर किया जाता है। उसी तरीके से हम आगे और समझेंगे कि पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गरबा महोत्सव में किया जाता है कौन सा नृत्य? खेल नृत्य। खेल नृत्य कब किया जाता है? जो कि पिथौरागढ़ में किया जाता है और सातों आठों के अवसर पर किया जाता है। आपको ध्यान देने योग्य तथ्यों को मैंने आपको बताया है, इसमें से कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखा तो सारे ही के सारे जो लोक नृत्य हैं वो इसमें हमने आपको समझाए हैं। उसी तरीके से हम कुछ
महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे कि लोक नृत्य की भूमिका क्या है, लोक नृत्य यूनेस्को में शामिल है या नहीं है। उसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यूनेस्को और भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत, जो हमारे नृत्य हैं, हमारे भारत के कुछ नृत्य ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को की सूची में एक अमूर्त सूची होती है, उसमें शामिल किया गया है। उसमें हम देखेंगे कि पहले तो समझते हैं यूनेस्को की स्थापना 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों की गई थी यूनेस्को की स्थापना, कि एक स्थायी शांति बनाए रखने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। क्यों लड़ाई झगड़ा किस बात पर होता है, किस बात पे हो रहा था कि सब लोग लड़ रहे थे कि हम अपनी नैतिकता आपके ऊपर थोप सकते हैं, या आप अपनी नैतिकता अपनाइए, हम आपकी नैतिकता नहीं अपनाएंगे। इन सब में मानव जाति के लिए एकता बनाए रखने के लिए, यानी बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई कि यूनेस्को में सबकी धरोहरों को एक अपना अपना स्थान दिया जाएगा, अपना अपना महत्व दिया जाएगा। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि क्या कहते हैं यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। यूनेस्को हमारा जो संगठन है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के जो स्थल है ना, उनको आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। विश्व धरोहर की मान्यता यानी पूरे वर्ल्ड में उसको महत्व दिया जाएगा, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि भारत में क्या है, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 अमूर्त विरासत धरोहर हैं, जो कि अब बढ़कर लगभग 42 या 43 के आसपास पहुंच चुकी है। वो एक बार डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अमूर्त सूची क्या होती है। मेरे आपको समझाने का तात्पर्य ये है कि यूनेस्को की सूची में अमूर्त धरोहर जो स्थल हैं क्या होते हैं, अमूर्त, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। उसमें किसको शामिल किया गया, उसमें हमें हमारे डांस को, जो कि विभिन्न राज्यों के जो डांसेस हैं उनको शामिल किया गया। मैं आपको ये बताने का मेरा तात्पर्य है कि किसको शामिल किया गया है। छऊ नृत्य को, मणिपुर का संकीर्तन परंपरा, गायन, नागाड़े और नृत्य। वहीं गरबा, गुजरात के लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। तो ये सभी डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया गया है। आप इसको 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये डाटा पर्याप्त है। उत्तराखंड PCS की प्रमुख लोक नृत्यों की जानकारी के लिए ये डाटा पर्याप्त है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यूनेस्को की स्थापना क्यों की गई है और उसका महत्व क्या है, और यूनेस्को की सूची में कौन कौन से नृत्यों को अमूर्त विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये सारे नृत्यों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपको छोटी छोटी क्लिपिंग या फिर आपको डाटा प्रोवाइड करते रहेंगे एग्ज़ाम से पहले आने के तक। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।